नमस्कार। आज हम मिनांडर के विषय में बात करेंगे। मिनांडर हिंद यूनानी राजा था। मिनांडर की लोकप्रियता भारत में अन्य इंडो ग्रीक राजाओं की अपेक्षा ज़्यादा थी। वो ज़्यादा लोकप्रिय था, ख्याति प्राप्त था। क्यों लोकप्रियता हुई? इस लोकप्रियता का कारण क्या था? इस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं बहुत सारे विद्वानों का मत है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, बौद्ध धर्म के समर्थकों ने, बौद्ध इतिहासकारों ने, बौद्ध साहित्यकारों ने मिनांडर की भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। और जब मिनांडर के विषय में हम बात करते हैं तो पाते हैं कि इसका एक और नाम मिलिंद भी था। मिनांडर का एक नाम मिलिंद भी था और मिलिंद का बौद्ध आचार्य नागसेन, जो कश्मीर के सर्वस्तिवादी थे, नागसेन, भंते नागसेन, आचार्य नागसेन, भिक्षु नागसेन, जो भी कहिए, के साथ शास्त्रार्थ हुआ। तो मिलिंद ने कुछ प्रश्न पूछे और नागसेन ने उसके उत्तर दिए। इसका सुंदर उदाहरण सब संकलन मिलिंद पन्नों नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप हिंदू धर्म के इतिहास या महाभारत के का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कृष्ण से, और उनके अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर कृष्ण ने दिया था और वो गीता में संकलित है। तो जिस तरह से अर्जुन के प्रश्नों का कृष्ण द्वारा उत्तर दिया गया वो गीता में संकलित है, ठीक उसी तरह से मिलिंद ने जो प्रश्न किया, मिनांडर ने जो प्रश्न किया, नागसेन ने उसका उत्तर दिया और वो मिलिंद पन्नों में सुरक्षित है। मिलिंद या मिनांडर का साम्राज्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, राजपूताना तथा गंगा घाटी के क्षेत्र तक माना जाता है। युग पुराण कहता है कि मिनांडर ने पंजाब, साकेत एवं मथुरा की विजय की थी। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा कहते हैं कि मिनांडर के अभिलेख हमीरपुर और फतेहपुर से मिले हैं। फतेहपुर के रे अभिलेख को वो ज़्यादा महत्व देते हैं और उनका मानना है कि यहाँ तक मिनांडर का साम्राज्य था या फतेहपुर के एरिया भी मिनांडर के साम्राज्य में था। जब हम कौशाम्बी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि कौशाम्बी से एक सिक्का मिनांडर का भी मिला है। तो इसलिए वहाँ तक भी उसके विद्यमानता मानी जा सकती है। मिनांडर बौद्ध हो गया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और नागसेन से उसने विचार विमर्श किया, अपनी समस्याओं का, आशंकाओं का समाधान किया कि क्यों बौद्ध हो गया, कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि जिसके कारण वो बौद्ध हो गया। प्रोफेसर रजवंत राव कहते हैं कि मिनांडर के बौद्ध होने के पीछे राजनीतिक चेतना थी, राजनीतिक कारण था, क्योंकि उसकी राजधानी साकल थी और साकल के आसपास बौद्ध अनुयायियों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से उसने चतुरता से बौद्ध धर्म ग्रहण किया और फिर बौद्ध हो गया। तो यह उसके चातुर्य की बात समझ में आती है। मिनांडर कौन था? जब इस पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि मिनांडर के विषय में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। काबुल, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का क्षेत्र उसके
साम्राज्य में था। इसका मतलब पश्चिमोत्तर भारत पर उसका साम्राज्य था। तो जब पश्चिमोत्तर भारत पर उसका साम्राज्य था, तो इसके पूर्व के जो राजा रहे होंगे उसी में से किसी न किसी के वंश का था। टार्न मानते हैं, डब्ल्यू टार्न मानते हैं कि मिनेंडर डेमेट्रियस प्रथम का सेनापति था, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये गद्दी पर बैठा। लेकिन समस्या इस बात की है कि डेमेट्रियस ने भी लंबे समय तक शासन किया। अगर उसके मृत्यु के बाद मिनेंडर गद्दी पर बैठा तो उसे निश्चित रूप से अधिक उम्र का होना चाहिए। लेकिन जब हम उसके सिक्कों को देखते हैं तो पाते हैं कि उस पर जो आकृति बनी है वो कम उम्र के राजा की है। इसका मतलब वो डेमेट्रियस के समय का नहीं माना जा सकता। क्षेमेंद्र नामक कवि ने अवदान कल्प लता नामक ग्रंथ लिखा। क्षेमेंद्र ने अवदान कल्प लता नामक ग्रंथ लिखा, और उसमें उसने उल्लेख किया है कि मिनेंडर ने एक बड़े आकार के स्तूप का निर्माण करवाया था। बौद्ध इतिहासकार तारानाथ भी मिनेंडर को बौद्ध शासक कहता है। डेमेट्रियस प्रथम के परिवार का टार्न मानते हैं, लेकिन अधिक उम्र होने के नाते सिक्कों पर कम उम्र का अंकन होने के कारण यह मान्य नहीं है। रैप्सन मानते हैं कि मिनेंडर और यूक्रेटाइडिस समकालीन थे। तो काबुल घाटी से मिनेंडर और यूक्रेटाइडिस के सिक्के पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, और अगर दोनों समकालीन थे तो एक ही भूभाग पर दोनों का साम्राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्रेटाइडिस भी इंडो ग्रीक राजवंश का एक शक्तिशाली राजा था और मिनांडर भी लोकप्रिय राजा था। तो दो शक्तिशाली राजा एक ही क्षेत्र पर एक समय में कैसे हो सकते हैं? इसलिए इसको मानना उचित नहीं है। प्रोफेसर ए.के. नारायण मानते हैं कि यूक्रेटाइडिस की अचानक मृत्यु हो गई, और अचानक मृत्यु हो जाने के कारण जो अराजकता की स्थिति आई उत्पन्न हुई, उसे नियंत्रित करने के लिए मिनेंडर को राजा बनाया गया और उसने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इसलिए दोनों के सिक्के एक साथ मिलते हैं। वो आगे भी ये कहते हैं कि मिनेंडर जो है डेमेट्रियस द्वितीय के वंश का था। हम डेमेट्रियस के संदर्भ में आपको बता चुके हैं कि डेमेट्रियस प्रथम और डेमेट्रियस द्वितीय में कोई आपसी संबंध नहीं था। ए.के. नारायण कहते हैं कि वह डेमेट्रियस द्वितीय के वंश से था, उसके परिवार से संबंधित था। मिनेंडर ने अगाथोक्लियास से विवाह किया। तो यह वैवाहिक संबंध भी उसकी राजनीतिक सफलता का कारण रहा हुआ होगा। रैप्सन मानते हैं कि मिनेंडर अगाथोक्लिस रैप्सन मानते हैं कि अगाथोक्लिया पेंटालियन और अगाथोक्लिस के परिवार की थी, और इस कारण मिनेंडर के साम्राज्य विस्तार में उसको बहुत सहायता मिली। डॉक्टर ए.के. नारायण का मत कुछ ज़्यादा युक्त लगता है, ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। इस तरह से मिनांडर भारत के पश्चिमोत्तर भारत में या मध्य गंगा घाटी तक शासन करने वाला, साम्राज्य विस्तार करने वाला एक शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा के रूप में माना गया। मिनेंडर की जो मुद्राएं हमें मिलती हैं वो 5 प्रकार की हैं। रजत मुद्राएं 5 प्रकार की हैं और ताम्र मुद्राएं 2 प्रकार की हैं।
और रजत मुद्राओं पर जो अंकन मिलता है उसमें मुख भाग पर मिलने वाले अंकन में सामान्यतया विभिन्नता है। एक आध उदाहरण पृष्ठभाग का भी है। और ये रजत मुद्राएं आकार में गोल हैं और ये काबुल घाटी, तक्षशिला के भीड़ टीले के उत्खनन से, पेशावर से, स्वात घाटी से, सिंधकोट से, सिंध से, पंजाब से, आज बहुत क्षेत्रों से पाई गई हैं। हमने आपको बताया कि कौशाम्बी से भी पाई गई हैं। तो ये सिक्के, इन सिक्कों का जब हम वर्णन करते हैं तो पाते हैं कि मिनेंडर के चांदी के सिक्के जो 5 प्रकार के थे उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। और वो भिन्नता क्या है इसका हम वर्णन करते हैं। हम पाते हैं कि मुख भाग पर राजा का आवक्ष अंकन मिलता है, केशबंध मिलता है और मुद्रा लेख बेसिलियास सोटेरास मेनेंड्राए, बेसिलियास सोटेरास मेनेंड्राए मिलता है। पृष्ठभाग पर खड़ा पैलास है, वज्र फेंकने की मुद्रा में उसका अंकन है और खरोष्ठी लिपि में मुद्रा लेख है महरजस त्रतरस मेनेंद्रस। एक मुख भाग पर ग्रीक लिपि में और पृष्ठ भाग पर खरोष्ठी लिपि में। दूसरा प्रकार जो है उसमें मुख भाग पर शिरस्त्राण पहने राजा का आवक्ष अंकन है। ग्रीक मुद्रा लेख वेसिलियास सोटेरास मेनेंड्राए है और पृष्ठ भाग प्रथम प्रकार की है, पूरी तरह से समान है। तीसरे प्रकार की जो मुद्रा है उसमें मुख भाग पर राजा का आवक्ष अंकन है, केशबंध है और वह भाला फेंकने की मुद्रा में अंकित है। पृष्ठ भाग पर अंकन पूर्वत है। यहाँ हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि तीसरे प्रकार के मुख भाग पर कोई लेख नहीं है, ये अलग हो गया। चौथा प्रकार में मुख भाग पर राजा का आवक्ष चिंतन, पैलास का आवक्ष अंकन है जो शिरस्त्राण पहने हुए है और ग्रीक लेख बेसिलियास सोटेरास मेनेंड्राए मिलता है और पृष्ठ भाग पर प्रथम प्रकार के समान ही पूर्वत है। पांचवा प्रकार रजत सिक्कों का पांचवा प्रकार में आवक्ष राजा का केशबंध अंकन है। मुद्रा लेख वेसिलियास डीकेआई मेनेंड्राए, यहाँ सोटेरास की जगह डीकेआई हो गया और पृष्ठ भाग पर देवता नीके को पंख सहित दिखाया गया है। उनके हाथ में खजूर के पत्ते और भाला है। मुद्रा लेख महरजस धमिकस मेनेंद्रस मिलता है। ये चांदी के सिक्के 32 से 35 रत्ती के बीच के हैं। जब तांबे के सिक्कों का हम वर्णन करते हैं, तांबे के सिक्कों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये आकार में चौकोर हैं और इनका भार 240 ग्रेन के आसपास है। इसके 2 प्रकार हैं। प्रथम प्रकार में मुख भाग पर आवक्ष पैलास का शिरस्त्राण युक्त अंकन है। मुद्रा लेख वेसिलियास सोटेरास मेनेंड्राए है। पृष्ठ भाग पर ढाल पर गार्गन बना हुआ और मुद्रा लेख महरजस त्रसरस मेनेंद्रस मिलता है। दूसरा प्रकार तांबे के सिक्कों का जो है उसके मुख भाग पर गले में घंटी पहने हुए वृषभ या गज का अंकन है। राजा केशबंध राजा को अंकित किया गया है। मुद्रा लेख बेसिलियास सोटेरास मेनेंड्राए है और पृष्ठ भाग पर वज्र फेंकता हुआ पैलास, शेर की खाल सहित एजिस, हेराक्लीस का गदा और चीता का अंकन है। मुद्रा लेख महरजस त्रसरस या अमिकस मेनेंड्रस मिलता है।
हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि मेनेंडर के सिक्कों पर वृषभ, गज, तो घंटी सहित अंकन, शेर की खाल, चीता की खाल आदि का अंकन, ऊंट का अंकन, चक्र, गदा का अंकन यहाँ मिलता है। तो इस तरह से मेनेंडर के विषय में हम ये पाते हैं कि वह बौद्ध था, उसका साम्राज्य दूर तक फैला हुआ था। और इसके विषय में अगर विस्तृत अध्ययन आपको करना है तो प्रोफेसर A.K. नारायण, प्रोफेसर डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त, प्रोफेसर रजवंत राव, प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह तथा डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय की पुस्तकों का विस्तृत अध्ययन करना होगा। जय हिंद, धन्यवाद।